जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बढ़िया एकदम। आज की क्लास में हम सर्कुलेटरी शॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलेटरी शॉक। इसको 2-3 लेक्चर के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। आज की क्लास में पहला अपन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द सर्कुलेटरी शॉक। शॉक की अगर बात करें तो सबसे पहले शॉक जान लेते हैं। सर्कुलेटरी शॉक से भी पहले शॉक क्या होता है। शॉक की अगर बात करें, व्हाट इज शॉक? शॉक इज ए जनरल टर्म। शॉक इज ए जनरल टर्म, एक जनरल टर्म है। शॉक क्या है? जनरल टर्म। अभी सर्कुलेटरी शॉक डिस्कस नहीं कर रहे, फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज शॉक। इट इज ए जनरल टर्म इन विच suppression suppression or depression of body function occurs। कहने का सिंपल सा मतलब, एक ऐसा जनरल टर्म है जिसके अंदर बॉडी फंक्शंस का क्या देखने को मिले, सप्रेशन देखने को मिले या फिर डिप्रेशन देखने को मिले। एक ही बात है, सप्रेशन और डिप्रेशन कम हो जाए। बॉडी जो फंक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो क्या हो जाए, कम हो जाए। बॉडी ने अपने काम करना बंद कर दे, कम कर दे बॉडी अपना काम करना, तो उसको अपन शॉक के नाम से जानेंगे। बॉडी फंक्शंस अकर्स, डिप्रेशन ऑफ बॉडी फंक्शन अकर्स, दैट इज ड्यू टू एनी डिसऑर्डर। कोई भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो कहने का सिंपल सा मतलब, शॉक की अगर बात करें तो शॉक एक जनरल टर्म अपन यूज कर रहे हैं जिसमें बॉडी ने अपने फंक्शन करने कम कर दिए हैं, या उन बॉडी फंक्शंस का सप्रेशन या डिप्रेशन देखने को मिलता है। वो किसी भी कारण से, किसी भी डिसऑर्डर से आपको देखने को मिल सकते हैं। नाउ ये शॉक की डेफिनेशन अगर क्लियर है तो अपन चलते हैं सर्कुलेटरी शॉक के ऊपर। यही आपका मेन टॉपिक है, सर्कुलेटरी शॉक अपन पढ़ने वाले हैं। सर्कुलेटरी शॉक को अगर अपन डिफाइन करें तो व्हाट इज सर्कुलेटरी शॉक, इसकी एक बार बात कर लेते हैं। सर्कुलेटरी शॉक जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। सर्कुलेटरी शॉक, फर्स्ट पॉइंट है, सर्कुलेटरी शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। लाइफ थ्रेटनिंग की अगर बात करें तो डेंजरस कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मतलब डेंजरस कंडीशन है होती है। और इसके अंदर होगा क्या, इन विच इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो, क्योंकि ये सर्कुलेटरी वर्ड ब्लड फ्लो के लिए लेंगे, तो इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो अकर्स। बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो देखने को मिलेगा, कि जो ब्लड वॉल्यूम थी, ब्लड फ्लो जो देखने को मिल रहा था वो इनएडिक्वेटली देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही तरीके से देखने को नहीं मिलेगा, डिक्रीज हो जाएगा। या फिर अगर बोलेंगे इनएडिक्वेटली ब्लड फ्लो अकर्स, या फिर अपन बोलेंगे डिक्रीज ब्लड फ्लो। क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज ब्लड फ्लो। कोई भी टिश्यू लेवल है, कोई ऑर्गन लेवल है, उसके ऊपर अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा तो उसका जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या हो जाएगा, इंपेयर्ड हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एंड इट रिजल्ट्स इन impaired cellular metabolism। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हुआ क्या, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अपन डिस्कस कर रहे हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो देखने को मिला, ब्लड फ्लो टू बॉडी इज डिक्रीज या फिर इनएडिक्वेट देखने को मिला, और इसके कारण पर्टिकुलर जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो ब्लड के अंदर क्या क्या चीज देखने को मिल रही थी, न्यूट्रिएंट्स जा रहे थे उस पर्टिकुलर टिश्यू के पास, वो न्यूट्रिएंट्स भी डिक्रीज हो गए, और ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन जा रही थी वो ऑक्सीजन भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन अपन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो हो रहा है और उसके कारण न्यूट्रिएंट सप्लाई एक पर्टिकुलर टिश्यू की तरफ और ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। तो सेल का मेटाबॉलिज्म जो होगा वो इंपेयर्ड हो जाएगा पूरी तरीके से। क्योंकि अगर सेल की अगर बात करें तो सेल की या टिश्यू लेवल की अगर अपन बात करें, उसको ऑक्सीजन की पर्टिकुलर सप्लाई की आपको नीड देखने को मिलती है, साथ में न्यूट्रिएंट चाहिए उसको अच्छे से फंक्शन करने के लिए। तो ये पॉइंट इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करें तो सर्कुलेटरी शॉक इज ए क्लिनिकल पैथोलॉजिकल सिंड्रोम। सर्कुलेटरी शॉक इज ए क्लिनिकल पैथोलॉजिकल सिंड्रोम है। इसमें सेम चीज क्या, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो आपको देखने को मिल रहा है, और साथ में देयर विल बी इंपेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या होगा, इसके अंदर इंपेयर्ड होगा।
एक डायग्राम के माध्यम से पर्टिकुलर इसको समझते हैं अपन, और फिर पर्टिकुलर इस सर्कुलेटरी शॉक के अंदर अपन आगे बढ़ जाएंगे। लेट्स सपोज दिस इज पर्टिकुलर टिश्यू, दिस इज पर्टिकुलर टिश्यू, टिश्यू लेवल की बात कर रहा हूँ। और इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर टिश्यू लेवल की अगर बात करें तो प्रोफाउंड प्रोफाउंड ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है। ध्यान देना, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का सिंपल सा मतलब लार्जर अमाउंट के अंदर जो ब्लड फ्लो है पर्टिकुलर बॉडी के अंदर वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो टिश्यू लेवल के ऊपर मैंने यहाँ पर एक ही टिश्यू बनाया, तो टिश्यू जो बॉडी के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज देखने को मिल रहे हैं, उनमें सब में ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके कारण एक कंडीशन डेवलप होती है, उसको शोक नाम से अपन जानते हैं, एक सर्कुलेटरी शोक के नाम से जानते हैं। तो ये अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ये टिश्यू की एक बार बात कर लेते हैं। ये टिश्यू जो है ये ब्लड को रिसीव कर रहा है आर्टेरियल साइड से, ये अपन बात करें ये एफरेंट आर्टेरियल साइड हो गई। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें ये वेन्यूल साइड हो गई, ये क्या हो गई, ये वेन्यूल साइड हो गई। ये लो ब्लड, ब्लड की अगर बात करें, ब्लड इज एंटरिंग फ्रॉम दिस साइड, आर्टेरियल साइड से एंटर कर रहा है, ब्लड इज लीविंग दैट साइड। ये आपको ब्लड जाता हुआ नजर आ रहा है। एंड दिस इज द कैपिलरी नेटवर्क, बीच में कैपिलरी नेटवर्क आपको नजर आता है। नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है, जो भी पर्टिकुलर ऑक्सीजन की जैसे बात करें, इस साइड से ऑक्सीजन आ रही है, इस साइड से जो भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिल रही है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में वो इधर क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं। और डिफ्यूज करने के बाद पर्टिकुलर ये जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, इन सेल्स को क्या करता है, ऑक्सीजन साथ में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई प्रोवाइड करती है। और ऑक्सीजन का जो ये जो ऑक्सीजन की प्रोवाइड करने के बाद जो सेल का जो मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, मेटाबॉलिक फंक्शन वो नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो मेटाबॉलिक फंक्शन इज मेंटेन्ड हियर, मेटाबॉलिक फंक्शन इज मेंटेन, ये आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन अपन ने क्रिएट कर दी, इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि ये पर्टिकुलर ब्लड फ्लो पर्टिकुलर क्या कर दिया अपन ने, डिक्रीज कर दिया, ब्लड फ्लो को ही डिक्रीज कर दिया। इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो, इधर की डेफिनेशन पे आ जाओ, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो। अगर इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो आपको देखने को मिलेगा, इट मींस ब्लड इज फ्लोइंग टू दिस पर्टिकुलर टिश्यू इज डिक्रीज, ब्लड फ्लो टू दिस टिश्यू इज डिक्रीज। ये एक टिश्यू में उठा रहा हूं, ध्यान रखना, इट इज हैपनिंग इन ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज, सारे टिश्यूज के अंदर आपको देखने को मिल रहा है ये सेम चीज। आ रही बात समझ में? तो ये टिश्यू के लेवल के ऊपर डिक्रीज हो गया। अब ये ऑक्सीजन जो आपको देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन ये पहुंचेगी नहीं, और ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंचेगी तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर अपन ने इसको डिक्रीज कर दिया तो ऑक्सीजन आपको पहुंचती हुई नजर नहीं आएगी, ऑक्सीजन फ्लो विल डिक्रीज। और ऑक्सीजन फ्लो अगर डिक्रीज हो गई तो इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा दैट इज इम्पेयर्ड सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, इम्पेयर्ड सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, इम्पेयर्ड सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर नॉर्मल सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो नॉर्मल सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में क्या होता, ये ऑक्सीजन पहुंच रही थी, ध्यान देना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई थी, ये ऑक्सीजन की सप्लाई थी, तो एरोबिक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलता, एरोबिक प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं मेटाबॉलिज्म के। और उस एरोबिक प्रोसेस की अगर बात करें, जैसे कि अगर बात करें ग्लाइकोलाइसिस आपको देखने को मिलती, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर नॉर्मल तरीके से क्या होता है, ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज का किसके अंदर ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता, पायरुविक एसिड के अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिलता नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसकी प्रेजेंस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंपेयर्ड हो चुका है, क्यों सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंपेयर्ड, क्योंकि हाइपोक्सिया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। तो अगर ऐसी चीज आप लोगों को देखने को मिलती है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में होगा क्या, यहाँ पर एनएरोबिक प्रोसेस चलेंगे, क्या चलेंगे, यहाँ पर एनएरोबिक प्रोसेस आप लोगों को चलता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर एनएरोबिक प्रोसेस चलेंगे। और एनएरोबिक प्रोसेस जो चल रहे हैं वो किसकी एब्सेंस के अंदर चल रहे हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में चल रहे हैं, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंचनी चाहिए थी वो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही। तो अब पर्टिकुलर इस कंडीशन में क्या चलेगा, एनएरोबिक प्रोसेस चलेगा। और एनएरोबिक प्रोसेस के अंदर अगर अपन बात करें, यहाँ पर पर्टिकुलर सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो ग्लाइकोलाइसिस चल रही थी उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल रहा था पायरुविक एसिड में, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस की अगर बात करें तो इस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। तो पायरुविक एसिड जो होता है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है आपको। तो इंपेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म में यही चीज आपको देखने को मिलेगी। और ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, वही मैं कह रहा हूं, ये एक टिश्यू के ऊपर नहीं हो रहा है, बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज, पूरे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं उसमें आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि सर्कुलेटरी फेलियर डेवलप हुआ है। क्या डेवलप हुआ है, सर्कुलेटरी फेलियर डेवलप हुआ है, सर्कुलेटरी शॉक डेवलप हुआ है, जिसके अंदर बॉडी के अंदर इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो आपको देखने को मिलता है, बॉडी में इनएडिक्वेटली ब्लड फ्लो देखने को मिलता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर लास्ट में रिजल्ट में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, और वो लैक्टिक एसिड पर्टिकुलर बहुत सारी कंडीशंस को कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पर्टिकुलर मैंने जो सर्कुलेटरी शॉक है उसको समझाने की कोशिश करी कि सर्कुलेटरी शॉक में अपन पढ़ने क्या वाले,
कंडीशन कौन सी है, टाइप्स वगैरह तो बाद में चलेंगे, ये अपन जनरल अपन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सर्कुलेटरी शॉक? सर्कुलेटरी शॉक, शॉक एक अपन ने पर्टिकुलर सप्रेशन या डिप्रेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस अगर हो जाए कोई भी डिसऑर्डर के कारण, उसको शॉक नाम से जानते हैं। सर्कुलेटरी शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है दैट शुड बी ट्रीटेड विद प्रॉपर इंटरवेंशंस एंड इमीडिएट इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड इन दिस कंडीशन। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गई जिसमें ब्लड फ्लो विल डिक्रीज, ब्लड फ्लो विल डिक्रीज, और इसके कारण आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इंपेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा, बिकॉज दिस टाइप ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म नॉर्मल कंडीशन में एरोबिक प्रोसेस के द्वारा ये पर्टिकुलर चलना चाहिए था। एनर्जी, क्योंकि इस एरोबिक प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस वगैरह चल रही थी, तो यहाँ पर पर्टिकुलर एनर्जी आपको देखने को मिलती, प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी। लेकिन एनएरोबिक प्रोसेस चल रहा है क्योंकि ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में वहां पर तो एनर्जी पर्टिकुलर आपको अच्छी अमाउंट के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर एनर्जी डेफिसिट आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? एनर्जी डेफिसिट। अपन ने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर अपन ने पूरा पॉइंट डिस्कस करा है कि अगर एनर्जी की अगर अपन बात करें सिंपल, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। ह्यूमन सेल की अगर बात करें तो 8 एटीपी नेट गेन आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी डेफिसिट आप लोगों को नजर आएगी क्योंकि पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। 2 एटीपी पर्टिकुलर बनती है, इधर इधर कितनी एटीपी बनती है? 2 एटीपी। तो एटीपी डेफिसिट आपको देखने को मिलता है, अपन बोलते हैं एनर्जी डेफिसिट आपको देखने को मिलता है एनारोबिक प्रोसेस में। Am I really clear or not up to now? Now I am moving to next particular point. Next point is we were be discussing that what is the pathophysiology of circulatory shock. Pathophysiology of circulatory shock अपन डिस्कस कर रहे हैं। कंटिन्यू करें। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेटरी शॉक अपन स्टार्ट करते हैं। आई हैव टू रफ दिस बोर्ड एंड देन कंटिन्यू। ओके, कैन यू प्रोवाइड मी डस्टर? ओके, थैंक यू। ओके, अब चलते हैं सर्कुलेटरी शॉक की पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर चलते हैं एक बार। सुनना भाई, ध्यानपूर्वक समझना, क्लास में बने रहना लास्ट तक बस। शॉक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर आज? ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ what we will be discussing, we will be discussing the pathophysiology of circulatory shock। तो पैथोफिजियोलॉजी पे चलते हैं अपन। पैथोफिजियोलॉजी, नेक्स्ट पॉइंट इज पैथोफिजियोलॉजी। और किसकी पैथोफिजियोलॉजी अपन डिस्कस कर रहे हैं? सर्कुलेटरी शॉक की अपन डिस्कस कर रहे हैं, सर्कुलेटरी शॉक की। ओके, जस्ट अगेन आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग वन टिश्यू। मैं एक टिश्यू बना रहा हूं, लेकिन अगेन लिसन, ये टिश्यू एक नहीं पूरी बॉडी के ऊपर ऐसा ही पर्टिकुलर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये टिश्यू बना है, दीज आर द सेल्स, दीज आर द सेल्स। नाउ लिसन केयरफुली। इसकी अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर आर्टीरियल साइड हो गई, ये आर्टीरियल आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये हो गई वेन्यूल साइड, ये हो गई वेन्यूल साइड, दिस इज वेन। ब्लड इज एंटरिंग फ्रॉम दिस साइड, आर्टीरियल साइड से एंटर करते हैं, ब्लड इज लिविंग दिस साइड मतलब वेन साइड पर्टिकुलर ब्लड निकल जाता है। एम आई क्लियर और नॉट? ये एक टिश्यू लेवल अपन बनाइए, टिश्यू को उठाया अपन। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। सर्कुलेटरी शॉक के अंदर अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं कि ईटियोलॉजी वगैरह तो अपन पढ़ ही नहीं रहे अभी सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी पे चल रहे हैं। एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन डेवलप हुई है जिसके अंदर ऑक्सीजन, डिक्रीज ऑक्सीजन, क्या चीज देखने को मिल रही है? डिक्रीज ऑक्सीजन, ये चीज देखने को मिल रही है। इस एरिया में ऑक्सीजन डिक्रीज हो गई, और ये डिक्रीज ऑक्सीजन आपको क्यों देखने को मिली? अगर इस एरिया के अंदर ब्लड फ्लो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ब्लड फ्लो क्या हो गया? डिक्रीज। अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया तो इस कंडीशन में जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो देखने को मिल रही थी वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। साथ में न्यूट्रिएंट्स जो इसको पहुंच रहे थे वो क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। इतनी कंडीशन अपन ने डिस्कस कर ली। अच्छा, अगर टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन जितनी नॉर्मल अमाउंट में पहुंच रही थी उतनी नहीं पहुंच पा रही, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है, ये चीज अगर देखने को मिल रही है टिश्यू लेवल है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को अपन एक कंडीशन के नाम से अपन जानते हैं, एक पर्टिकुलर टर्म अपन यूज करते हैं, दैट इज नोन एज हाइपोक्सिया। किस नाम से जानते हैं? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के नाम से अपन जानते हैं। हाइपोक्सिया की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का फ्लो, ऑक्सीजन जो पहुंच रही है टिश्यू लेवल के ऊपर, अगर वो कम हो जाए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को अपन हाइपोक्सिया के नाम से जानते हैं। तो हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में, सर्कुलेटरी शॉक की कंडीशन में, एक स्पेसिफिक टाइप का हाइपोक्सिया आपको नजर आता है। उस स्पेसिफिक टाइप के हाइपोक्सिया को अपन स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया पर्टिकुलर बोल दो
या फिर अपन इसके अंदर बोल सकते हैं, इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको बोलते हैं हाइपोकाइनेटिक हाइपोकाइनेटिक हाइपोक्सिया। किस नाम से जानते हैं? हाइपोकाइनेटिक हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया के अलग अलग 4 अलग अलग प्रकार अपन डिस्कस करते हैं, उसमें एक टाइप अपन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज स्टेगनेंट हाइपोक्सिया या फिर हाइपोकाइनेटिक हाइपोक्सिया। इसकी अगर अपन बात करें स्टेगनेंट हाइपोक्सिया हाइपोकाइनेटिक हाइपोक्सिया की, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्लड वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, ध्यानपूर्वक बात सुनना, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो विल डिक्रीज। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन देखने को मिलती है जिसके अंदर वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो अगर इधर वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया, इधर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया इस कंडीशन में, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो ऑक्सीजन जो पहुंच रही है वो पर्टिकुलर ऑक्सीजन भी क्या होगी? वो कम पहुंचेगी। और ऑक्सीजन अगर कम पहुंचेगी तो उसके कारण पर्टिकुलर पूरी कंडीशन डेवलप हो जाती है। और उस कंडीशन के बारे में अपन पूरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। हुआ क्या? इस एरिया के अंदर ऑक्सीजन नॉर्मल तरीके से पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन अब ऑक्सीजन क्या पहुंच रही है? बिल्कुल कम अमाउंट के अंदर आपको पहुंचती हुई नजर आ रही है। इतनी बात क्लियर है क्या? और ये जो सेल्स पर्टिकुलर हैं, सेल्स, अगर ये सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं, क्या है ये? मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल अगर आपको देखने को मिल रही है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स जो होती है वो ऑक्सीजन को तो कंज्यूम करती हैं, ऑक्सीजन को क्या करती है? कंज्यूम। और CO2 का इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। CO2 इसके अंदर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होती रहती है, ऑक्सीजन क्या रहती है? कंज्यूम होती है। कि ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है, CO2 को प्रोडक्शन कर रही है। लेकिन अगर ऑक्सीजन यहां पर नहीं पहुंच रही तो सेल के मेटाबॉलिज्म पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मैंने बार बार पॉइंट डिस्कस किया, बिल्कुल सेल का मेटाबॉलिज्म पे प्रभाव पड़ेगा। और टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है इनके मेटाबॉलिज्म पे प्रभाव पड़ेगा। तो इंपेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म आपको देखने को मिलेगा। उस इंपेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म की एक बार बात करता हूं। ये पर्टिकुलर सेल, इस सेल की बात कर रहा हूं, इस सेल के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है। अब क्या क्या कंडीशन आपको देखने को मिलेगी? तो पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं। इधर क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? ध्यानपूर्वक बात सुनना। एनएरोबिक प्रोसेस चलेगा। क्या चलेगा? एनएरोबिक प्रोसेस। एनएरोबिक प्रोसेस चलेगा। और इस एनएरोबिक प्रोसेस अगर चलता हुआ आपको नजर आ रहा है इधर एनएरोबिक प्रोसेस, तो इस एनएरोबिक प्रोसेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ध्यानपूर्वक बात सुनना। इधर एनएरोबिक प्रोसेस में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? लैक्टिक एसिड का पर्टिकुलर फॉर्मेशन होगा। अभी अपन ने पॉइंट डिस्कस किया कि इधर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है एनएरोबिक प्रोसेस के अंदर। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन अगर देखने को मिल रहा है तो ये पर्टिकुलर जो सेल आपको देखने को मिलेगी ये एनर्जी डेफिसिट सेल होगी। एनर्जी डेफिसिट सेल आपको देखने को मिलेगी, एनर्जी डेफिसिट। ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना। और लैक्टिक एसिड की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है, लैक्टिक एसिड अगर एक्यूमुलेट हुआ है बॉडी के अंदर, क्योंकि पूरी पूरी टिश्यू लेवल का इन्वॉल्वमेंट है, तो लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर बन रहा है। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन जो है ये इसको अपन एसिडोसिस के नाम से जानेंगे कि इस कंडीशन के अंदर एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप होगी। क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो ब्लड पीएच को कम कर देता है। लैक्टिक एसिड ब्लड पीएच को क्या कर देता है? कम कर देता है। और ब्लड पीएच अगर 7.35 से कम हो जाए, कितने से कम हो जाए? 7.35 से अगर ब्लड पीएच कम हो जाए तो उस कंडीशन को एसिडोसिस के नाम से जानते हैं। और बॉडी के अंदर अगर बहुत सारे टिश्यूज का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हो, क्योंकि सिंपल बात है हाइपोक्सिया की कंडीशन बॉडी के अंदर देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन को अपन एसिडोसिस के नाम से जानते हैं। ये चीज नेक्स्ट, ये लैक्टिक एसिड जो होता है ये पर्टिकुलर मायोकार्डियल डिप्रेसर भी होता है। मायोकार्डियल डिप्रेसर, लैक्टिक एसिड इज आल्सो ए मायोकार्डियल डिप्रेसर। मायोकार्डियल डिप्रेसर होता है, बोले तो मायोकार्डियल डिप्रेसर है, मायोकार्डियम की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है उसको अल्टर्ड करेगा। और मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कैसे डिक्रीज करेगा? बोले तो सिंपल बात है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी विल डिक्रीज। मायोकार्डियल 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 कॉन्ट्रैक्टिलिटी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी विल डिक्रीज। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये पॉइंट इसके अंदर आप ध्यान रख सकते हो। ओके, ये कुछ लैक्टिक एसिड से पॉइंट अपन डिस्कस करें। और इस स्पेसिफिक सेल में होगा क्या? इस सेल को मैं बना रहा हूं, ये लो, इस सेल को मैंने निकाली बाहर, ये पर्टिकुलर सेल। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? एटीपी के जो स्टोर आपको देखने को मिलते थे वो एटीपी के स्टोर क्या हो गए? इसके अंदर कम हो गए। और एटीपी के स्टोर अगर कम हो गए तो ये पर्टिकुलर एटीपी के स्टोर कम हो रहे हैं, ये किस में कन्वर्ट होता है? एडीपी के अंदर। एडीपी बनता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी से पर्टिकुलर फॉर्मेशन होता है एएमपी का, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है दैट इज नोन एज एडिनोसिन। एडिनोसिन का फॉर्मेशन होता है वो नजर आता है। और एडिनोसिन जो पर्टिकुलर है इसकी अगर बात करें
इसका पर्टिकुलर ब्रेक डाउन कर दोगे तो आपका जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है यूरिक एसिड। क्या देखने को मिलता है? यूरिक एसिड। तो इस पर्टिकुलर सेल के माध्यम से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। अगर एनर्जी डेफिसिट आप लोग कर देते तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, ये एनारोबिक प्रोसेस चल रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी रिजर्व जो थे वो कम होते जा रहे हैं, एटीपी जो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, एएमपी बनेगा, एडिनोसिन बनेगा, और एडिनोसिन का लास्ट जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? यूरिक एसिड होगा। ये यूरिक एसिड पर्टिकुलर किसके अंदर एंटर करता है? ब्लड के अंदर एंटर करता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, यूरिक एसिड किस में एंटर करता है? ब्लड के अंदर एंटर करता है, और उस पर्टिकुलर कंडीशन में हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। हाइपर यूरिसीमिया ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है जो कि इस सेल के माध्यम से, ये जो सेल है इसके अंदर अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म हुआ है, एनर्जी डेफिसिट हुई है, तो ये यूरिक एसिड पर्टिकुलर ब्लड के अंदर एंटर करता है। हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन आप लोगों को इसके अंदर नजर आती है। क्लियर बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें अपन तो ध्यानपूर्वक बात सुन सकते हो। नेक्स्ट एक पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, प्यूरिन होता है ना, प्यूरिन 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 के कारण पर्टिकुलर बनता है यूरिक एसिड। प्यूरिन का ब्रेक डाउन कर दो और वो किस में? यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एडिनोसिन प्यूरिन, समझ गए क्या? एडिनोसिन प्यूरिन, तो प्यूरिन का अगर ब्रेक डाउन कर दो तो उससे यूरिक एसिड पर्टिकुलर बनता है, और इसके लिए एक एंजाइम की भी जरूरत पड़ती है। उस एंजाइम को बोलते हैं जेंथेनिन ऑक्सीडेज। जेंथेनिन ऑक्सीडेज, तो एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जो इस कार्यक्रम को करता है, उस एंजाइम को जेंथेनिन ऑक्सीडेज के नाम से जानते हैं अपन। तो ये यूरिक एसिड बन गए। हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन आपको इस कंडीशन में देखने को मिलती है, तो हाइपर यूरिसीमिया हो गया। एनर्जी डेफिसिट के कारण ये चीज देखने को मिली। अब एनर्जी डेफिसिट अगर इसमें देखने को मिल रहा है, एटीपी की कमी देखने को मिलती है, तो एक कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या कार्यक्रम देखने को मिलेगा? सुनना ध्यानपूर्वक बात। इस सेल के ऊपर और बॉडी की जितनी भी सेल्स आपको देखने को मिल रही है हाइपोक्सिक कंडीशन में, क्योंकि सर्कुलेटरी वॉल्यूम आपको कम देखने को मिल रही है, सर्कुलेटरी ब्लड फ्लो जो है वो कम हो गया है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अपन डिस्कस करें तो एक पर्टिकुलर आप लोगों का एक्टिव पंप होता है जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एक अपन पंप पढ़ते हैं जिसको सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से जानते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से। और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि वो क्या करेगा? एटीपी को कंज्यूम करेगा, एटीपी को कंज्यूम करेगा, और एटीपी को अगर कंज्यूम करेगा तो क्या कार्यक्रम करेगा? सुनना ध्यानपूर्वक बात, क्या कार्यक्रम करेगा? अंदर से 3 सोडियम को उठाता है और ईसीएफ के अंदर डाल देता है। किसमें डाल देता है? ईसीएफ के अंदर। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, ईसीएफ में डाल देता है। और बाहर से ईसीएफ से 2 पोटेशियम को उठाता है और 2 पोटेशियम को किसके अंदर डाल देता है? अंदर की तरफ डाल देता है, आईसीएफ के अंदर। अगर एटीपी ये कंज्यूम करता है तो 3 सोडियम को ईसीएफ में और ईसीएफ से 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ, ये नॉर्मल तरीके से। लेकिन कंडीशन क्या हो चुकी है भाई? एटीपी की डेफिशिएंसी। और एटीपी की डेफिशिएंसी अगर देखने को मिल रही है तो इसको एटीपी नहीं मिलेगी, और एटीपी नहीं मिलेगी तो ये पर्टिकुलर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप, क्या नाम है इसका? सोडियम पोटेशियम पंप। एक एंटीपोर्ट टाइप का मैकेनिज्म होता है ये सोडियम पोटेशियम पंप। आ रही बात समझ लीजिए, सोडियम पोटेशियम पंप क्या काम नहीं करेगा? इट विल नॉट वर्क। और ये काम अगर नहीं करेगा तो इसके अंदर 3 सोडियम बाहर नहीं जाएंगे, 2 पोटेशियम सेल के अंदर की तरफ नहीं आएंगे। आ रही बात समझ में? अब क्या होगा इस कंडीशन के अंदर? सुनना ध्यानपूर्वक बात। ये नहीं कि 2 पोटेशियम अंदर की तरफ, मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये पूरा सिस्टम फेल हो गया। तो ये सिस्टम अगर फेल हो गया तो इसके अंदर सोडियम क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा। व्हाट विल हैपन? सोडियम विल एक्यूमुलेट, सोडियम विल एक्यूमुलेट। तो और सोडियम के साथ इधर क्या एक्यूमुलेट होगा? कैल्शियम एक्यूमुलेट होगा। सोडियम एंड कैल्शियम विल एक्यूमुलेट इन दिस पर्टिकुलर सेल। देखना भाई, इधर पर्टिकुलर एनर्जी डेफिसिट की कंडीशन देखने को मिल रही है, ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया। हाइपर यूरिसीमिया वाला पॉइंट डिस्कस कर दिया, एडिनोसिन बना। एनर्जी डेफिसिट की कंडीशन देखने को मिल रही है तो पॉइंट डिस्कस करते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, क्या? सोडियम पोटेशियम पंप। वो सोडियम पोटेशियम पंप का क्या देखने को मिलेगा? फेलियर देखने को मिलेगा। सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि एनर्जी नहीं है, सेल के पास एनर्जी नहीं है, और एनर्जी नहीं है तो सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर। और ये सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर अगर देखने को मिल रहा है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर सोडियम, क्या चीज? सोडियम एंड कैल्शियम, सोडियम एंड कैल्शियम विल एक्यूमुलेट, विल एक्यूमुलेट, विल एक्यूमुलेट इन द सेल, इन द सेल। सोडियम और कैल्शियम सेल के अंदर क्या करेंगे? एक्यूमुलेट करेंगे। सोडियम एंड कैल्शियम विल एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल, की सोडियम एंड जो कैल्शियम आपको देखने को मिलते हैं ये क्या करते हैं? एक्यूमुलेट करते हैं। अच्छा, अगर इसके अंदर एक्यूमुलेट हो गए तो पर्टिकुलर क्या आपको देखने को मिलेगा? ध्यानपूर्वक बात समझना। इसके अंदर पर्टिकुलर क्या चीज देखने को मिलती है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी प्रेजेंट होता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और वो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल की अगर अपन बात करें उसको अपन बोलते हैं लाइसोसोम्स। किसके नाम से जानते हैं? लाइसोसोम्स।
वो लाइसोसोम पर्टिकुलर क्या करेंगे, सोडियम और कैल्शियम अगर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है तो लाइसोसोम उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, कुछ चीजों का रिलीज करेंगे और वो पर्टिकुलर ऐसे एंजाइम होंगे उनको अपन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नाम से जानेंगे। डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स बोल दो या फिर अपन बोल सकते हैं क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो ये पर्टिकुलर इन एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं और ये जो पर्टिकुलर एंजाइम्स आपको देखने को मिलते हैं ये एंजाइम्स जो हैं ये डैमेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। अब सुनना भाई, ध्यानपूर्वक बात सुनना। डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स किस में निकले, ये साइटोप्लाज्म के अंदर निकले। किस में निकले, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में निकले और साइटोप्लाज्म के माध्यम से किसके पास जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव टाइप के पर्टिकुलर क्या हो गए हैं, एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज। और माइटोकॉन्ड्रिया अगर डैमेज हो गया इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, ध्यानपूर्वक बात समझना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एटीपी स्टोरेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एटीपी का रिजर्वियर कौन है, एटीपी का रिजर्वियर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये पर्टिकुलर अगर डैमेज हो गया उस कंडीशन में एटीपी फिर रिजर्व नहीं रहेगी, एटीपी की किल्लत महसूस होगी, एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाएगी इस कंडीशन में। आ रही बात समझ में, तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज आपको देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट स्पेसिफिक अगर अपन बात करें इसके अंदर और पर्टिकुलर, ये माइटोकॉन्ड्रिया को भी डैमेज कर देगा और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स पर्टिकुलर ये जो निकल रहे हैं ये सेल जो आपको देखने को मिल रही है इसके डैमेज के लिए पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल होगा। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज एज वेल एज सेल डैमेज, एज वेल एज सेल डैमेज, सेल डैमेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए, सेल डैमेज के लिए। अब देख लो ये पर्टिकुलर सेल, ये सेल्स जो आपको देखने को मिल रही थी इनमें क्या कर दिया अपन ने, डैमेज कर दिया। क्यों, क्योंकि ये लाइसोसोम्स पर्टिकुलर आपको देखने को मिले, इनसे निकले डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, इनने क्या कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को भी डैमेज कर दिया और ये जो पर्टिकुलर सेल्स हैं इनको भी डैमेज कर दिया। और जब ये सेल्स वगैरह पर्टिकुलर डैमेज हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी एक रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलती है। जब भी इंजरी डेवलप होती है तो उसके रेस्पॉन्स में कंडीशन डेवलप होती है, उस कंडीशन को इन्फ्लामेशन के नाम से अपन जानते हैं। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है बॉडी का। इन्फ्लामेशन इज द रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स एनी इंजरी। बॉडी के अंदर कैसी भी इंजरी आपको देखने को मिलती है उस इंजरी के अगेंस्ट में पर्टिकुलर एक रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, उसको इन्फ्लामेशन के नाम से जानते हैं। तो इन्फ्लामेशन ये डेवलप होगा और इन्फ्लामेशन पर्टिकुलर अगर डेवलप होगा तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, इन्फ्लामेशन अगर डेवलप होगा तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। इन्फ्लामेशन के कारण यहाँ पर कुछ निकलते हैं साइटोकाइंस, क्या निकलते हैं, साइटोकाइंस, कुछ निकलते हैं इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन्स ये पर्टिकुलर आप लोगों को निकलते हुए नजर आते हैं। इंटरल्यूकोट्राइंस, साइटोकाइंस ये निकलते हुए आपको नजर आते हैं इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के अंदर। और ये साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन्स पर्टिकुलर यहाँ से जो निकल रहे हैं ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, ये वेसोडाइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन के लिए पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल होंगे, वेसोडाइलेशन के लिए। तो वेसोडाइलेटरी इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर पर्टिकुलर अपन ने कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे कि जब यहाँ पर मास सेल वगैरह जो है, मास सेल, जैसे सपोज दैट यहाँ पर अगर अपन बात करें कोई सेल आप लोगों को देखने को मिलती है, जैसे मास्ट सेल हो गई, मास्ट सेल, और मास्ट सेल जो होती है मास्ट सेल उसको अपन किससे कंसिडर करते हैं, ये स्ट्रोमल सेल से कंसिडर करते हैं, स्ट्रोमल सेल। मास्ट सेल इज ए स्ट्रोमल सेल। दो टाइप की सेल अपन डिस्कस करते हैं, एक पेरेन्काइमल सेल, एक स्ट्रोमल सेल। पेरेन्काइमल सेल तो फंक्शनल सेल हो गई इस टिश्यू की, लेकिन स्ट्रोमल सेल जो हो गई वो कौन सी सेल हो गई, स्ट्रोमल सेल्स जो हो गई वो नॉन फंक्शनल सेल होगी, सपोर्टिंग टाइप की सेल होगी, तो मास्ट सेल प्रेजेंट। और मास्ट सेल से पर्टिकुलर ये जब ये ऐसी चीज आपको देखने को मिलेगी तो मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन नजर आएगा। मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन के कारण मास्ट सेल से निकलता है हिस्टामिन। क्या निकलता है, हिस्टामिन। तो यहाँ से पर्टिकुलर क्या निकलता हुआ नजर आएगा, हिस्टामिन। ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, हिस्टामिन यहाँ से निकलता हुआ नजर आएगा। और इन्फ्लामेशन की प्रोसेस आपको देखने को मिल रही है, तो ये जो इंजरी हुई है इसको क्या करना है, हील करना है। तो इसीलिए पर्टिकुलर वेसोडाइलेटरी इफेक्ट अपन कर रहे हैं कि ये वेसोडाइलेटरी इफेक्ट, ऐसी कुछ सब्सटेंसेस यहाँ से निकलने वाले जो वेसल्स को क्या कर दे, डायलेट कर दे। और वेसल्स अगर यहाँ से डायलेट हो जाएंगी, ये वेसल्स क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। ये किसके कारण, पर्टिकुलर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के कारण। अच्छा ही रेस्पॉन्स है। अगर ये डायलेट हो गई तो इस कंडीशन के अंदर ब्लड फ्लो विल इंक्रीज, ऑक्सीजन सप्लाई विल इंक्रीज, और ऑक्सीजन सप्लाई विल इंक्रीज तो यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रोटीन्स वगैरह की सप्लाई आपको सफिशिएंट अमाउंट में देखने को मिलेगी। इसीलिए एक रेस्पॉन्स डेवलप हुआ है, उस कंडीशन को अपन इन्फ्लामेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इन्फ्लामेशन के नाम से जानते हैं। इसका कि इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप होती है, इसके अंदर वेसोडाइलेटरी इफेक्ट देखने को मिलता है। वेसोडाइलेशन के लिए पर्टिकुलर कुछ सब्सटेंसेस, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस निकलते हैं। आ रही बात समझ में।
नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इसके अंदर, ये साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं, इंटरल्यूकिन्स रिलीज हो रहे हैं इन्फ्लामेशन के अंदर, और वेसोडाइलेशन के लिए पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल होंगे। ये वेसोडाइलेशन किस लिए जरूरी है? अगर वेसस डायलेट हो गई तो इस एरिया के अंदर ब्लड फ्लो विल इंक्रीज, जो कि ब्लड फ्लो पहले कम हो रहा था, तो इसलिए पर्टिकुलर चीज देखने मिलती है। क्या क्या सब्सटेंसेस निकलते हैं उसकी अगर अपन बात करें तो एक शब्द से पर्टिकुलर नाम से याद रखना। कैसे नाम से याद रखना? जस्ट रिमेंबर लखन। क्या ध्यान रखना? लखन। लखन को ध्यान रखना। 5 चीजें मैं पर्टिकुलर बता रहा हूं, किसके नाम से ध्यान रखना है? जो वेसोडाइलेटरी वेसोडाइलेटर्स निकलेंगे, लखन के नाम से ध्यान रखना। अगर एल की अगर बात करें तो अपन डिस्कस कर सकते हैं, एल से बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। वी हैव टॉक अबाउट लैक्टिक एसिड हियर। लैक्टिक एसिड निकलता है, ये लैक्टिक एसिड अपन ने बना दिया। लैक्टिक एसिड मायोकार्डियल डिप्रेसर होता है, एसिडोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जस्ट राइट वन मोर थिंग, इट इज ए वेसोडाइलेटर। ये क्या होता है? वेसोडाइलेटर होता है। वेसोडाइलेटर, वेसोडाइलेटर वेसल्स को क्या कर देगा? डायलेट कर देगा। और वेसल्स डायलेट अगर हो जाएंगी तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर बीपी लो की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो एक सर्कुलेटरी शॉक की कंडीशन की अगर अपन बात करें तो इसमें इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो आपको देखने को मिल रहा है, और उसके साथ में इंपेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म आपको नजर आ रहा है। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तौर पर बात करें तो शॉक, सर्कुलेटरी शॉक की अगर बात करें तो इन पर्टिकुलर कंडीशन में ब्लड प्रेशर लो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोले तो हाइपोटेंशन की कंडीशन नजर आएगी। किसकी कंडीशन नजर आएगी? हाइपोटेंशन की कंडीशन आप लोगों को इस पेशेंट के अंदर नजर आएगी। तो सर्कुलेटरी शॉक वाला पेशेंट है, तो सर्कुलेटरी शॉक वाले पेशेंट में बीपी लो देखने को मिलता है। बीपी की अगर बात करें इस पेशेंट में 90 mm ऑफ एच से भी कम आपको देखने को मिलता है, और उससे भी धीरे धीरे कम आपको देखने को मिलता ही रहता है। हरी बात हम तो सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इस पेशेंट में डेवलप होती है। तो पहला पॉइंट अपन ने डिस्कस करा, एल से ध्यान रखना, दैट इज नोन एज लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये के की अगर अपन बात करें, के से पर्टिकुलर ध्यान रखना पोटेशियम। क्या ध्यान रखना? इधर पोटेशियम। इधर एच की अगर बात करें तो एच से ध्यान रखना, एच से ध्यान रखना दैट इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट एन से पर्टिकुलर ध्यान रखना नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या ध्यान रखना? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो देखो एल से तो ध्यान रख सकते हो लैक्टिक एसिड, क्या निकलता है? लैक्टिक एसिड पर्टिकुलर निकल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें ये पोटेशियम, ये एच और एनओ, ए बच गया। ए ध्यान रखो, अभी अपन ने इधर से ये निकाला था एडिनोसिन। क्या निकाला था? एडिनोसिन। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, इसे क्या ध्यान रखना? एडिनोसिन। एडिनोसिन। तो ये 5 चीजें इसके अंदर आप लोग ध्यान रख सकते हो जो वेसोडाइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्या क्या? एक तो लैक्टिक एसिड, एक एडिनोसिन, एक पोटेशियम, एक हाइड्रोजन एंड एक नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड भी पर्टिकुलर यहां से रिलीज होता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी आर्टेरियल स्मूथ मसल पे काम करता है, वेसोडाइलेटरी इफेक्ट पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है। ये अगर ये चीज पर्टिकुलर बॉडी कंपनसेट कर पाती है तो ये ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और नहीं कर पाती है उस कंडीशन के अंदर तो पर्टिकुलर कंडीशन डेवलप होगी, सीवियर कंडीशन डेवलप होगी। तो अगर ये वेसोडाइलेटरी इफेक्ट हो रहा है, ये चीज है, तो ब्लड फ्लो अगर इंक्रीज हो गया इस एरिया के अंदर अगर पहुंच गया तो ये सेल्स होंगी वो रिपेयर का कार्यक्रम चल जाएगा, शॉक से पर्टिकुलर प्रिवेंट हो सकता है। लेकिन अगर ये कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहा है और इस कार्यक्रम के अंदर ये रिलीज भी हो रहे हैं और फिर भी ये रिलीज हो रहे हैं, ये कंपनसेट नहीं कर पा रहे कि जैसे डायलेटरी इफेक्ट आ रहा है लेकिन पर्टिकुलर ब्लड फ्लो फिर भी डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है इस कंडीशन के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर सीवियर पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होंगी, सीवियर साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। और उस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर कोलैप्स की कंडीशंस भी आपको देखने को मिल सकती है, डेथ भी हो सकती है अगर उस पर्टिकुलर पेशेंट को आप टाइम पे ट्रीट ना करो तो। एम आई रियली क्लियर और नॉट? अभी तक अपन ने शॉक की डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया कि शॉक क्या होता है, फिर अपन ने क्या पॉइंट डिस्कस कर लिया? सर्कुलेटरी शॉक के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। पैथोफिजियोलॉजी पॉइंट अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। और ध्यान रखना है पूरी बॉडी के अंदर टिश्यू लेवल की बात कर रहा हूँ, पूरी बॉडी के टिश्यू लेवल पे देखने को मिल रहा है। मतलब हाई अमाउंट के अंदर ये एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी, लैक्टिक एसिडोसिस ये चीज देखने को मिलेगी। आ रही बात समझ में? अपन बोलते हैं ये सीवियर कंडीशन, एसिडोसिस को अपन बहुत सीवियर कंडीशन कंसिडर करते हैं। अगर ये एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, सीवियर कंडीशन अपन कंसिडर करते हैं। क्यों सीवियर कंडीशन में कंसिडर करते हैं? क्योंकि भाई एसिडोसिस पे एसिडिक पीएच अगर देखने को मिल रही है तो एसिडिक पीएच पे आपके जो नॉर्मल फंक्शनल एंजाइम्स हैं वो इंपेयर्ड हो जाते हैं, उनका एक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। एंजाइम्स विल बिकम इन नॉन फंक्शनल, एंजाइम्स विल बिकम एंजाइम्स विल बिकम नॉन फंक्शनल, एंजाइम्स विल बिकम नॉन फंक्शनल। इस पर्टिकुलर की बात करें तो एंजाइम्स जो होंगे वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। एसिडिक पीएच के ऊपर मोस्ट ऑफ योर एंजाइम्स विल बिकम नॉन फंक्शनल। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस के लिए 10 एंजाइम की जरूरत पड़ती है पूरा करने के लिए, और वो क्या हो गए? नॉन फंक्शनल हो गए। इन दैट कंडीशन एटीपी विल नॉट प्रोड्यूस एंड दैट पर्सन कैन नॉट सर्वाइव। आ रही बात समझ? तो एसिडोसिस वेरी वेरी डेंजरस। अगर एसिडोसिस डेवलप होता है हॉस्पिटल के अंदर, डेवलप हो रहा है किसी को पेशेंट को,
तो अगेन देयर विल बी सी ए सडन रश इन द हॉस्पिटल, पूरा भागदौड़ मच जाती है, इसलिए एसिडोसिस वगैरह डेवलप हो रहा है। तो आ रही बात समझ में? जस्ट ट्राई टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर पेशेंट एज सून एज पॉसिबल। तो ये कंडीशन पर्टिकुलर अपन पूरी डिस्कस कर चुके, पैथोफिजियोलॉजी अपन ने डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। नाउ व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्टेजेस ऑफ शॉक। स्टेजेस ऑफ शॉक पे अपन चलते हैं एक बार, एंड आई हैव टू रफ द बोर्ड। क्लियर बात है क्या? समझ में आ रही है क्या इतनी बातें? बोलो भाई, आ रही है? ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, दैट इज स्टेजेस ऑफ शॉक। अभी तक ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया कि शॉक के अंदर बीपी लो की कंडीशन नजर आएगी भाई। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट सर्कुलेटरी शॉक। व्हाट वी आर लर्निंग नाउ, अपन पढ़ रहे हैं स्टेजेस ऑफ शॉक। स्टेजेस ऑफ शॉक, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेजेस ऑफ शॉक। स्टेजेस ऑफ शॉक, स्टेजेस ऑफ शॉक, ये पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। सर्कुलेटरी शॉक की स्टेजेस अपन पढ़ रहे हैं। एक्चुअली स्टेजेस ऑफ शॉक की अगर बात करें तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ शॉक। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ शॉक। पहली जो स्टेज आप लोगों को देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज कंपनसेटरी, कंपनसेटरी स्टेज। फर्स्ट वन इज नोन एज कंपनसेटरी स्टेज, इसको बोलते हैं कंपनसेटरी स्टेज। या फिर इसको अपन अब एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट स्टेज है तो कंपनसेटरी स्टेज, या फिर अगर अपन बोले इसको फर्स्ट स्टेज अपन बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ शॉक। क्लियर बात? एक नाम से और जानते हैं इसको अपन जानते हैं नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज। तो 3 डिफरेंट नाम से आप लोग इसको जान सकते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, तो कंपनसेटरी स्टेज, फर्स्ट स्टेज, नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, ये हो गई। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले, सेकंड पॉइंट। सेकंड स्टेज जो अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं उसको अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज अनकंपनसेटरी स्टेज। अनकंपनसेटरी स्टेज, या फिर आप इसको बोल सकते हो सेकंड स्टेज शॉक। सेकंड स्टेज भी पर्टिकुलर आप लोग इसको बोल सकते हो, या फिर जो कॉमनली शब्द जो चलता है वो चलता है प्रोग्रेसिव। क्या चलता है? प्रोग्रेसिव स्टेज। तो पहली तो हो गई, वो हो गई अनकंपनसेटरी स्टेज। सेकंड पर्टिकुलर हो गई सेकंड स्टेज, या इसी की बात करें इसको प्रोग्रेसिव स्टेज के नाम से भी अपन जानते हैं। थर्ड स्टेज की अगर अपन बात करें, थर्ड स्टेज, तो थर्ड स्टेज को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टरी स्टेज। किस नाम से जानते हैं इसको? रिफ्रैक्टरी स्टेज के नाम से जानते हैं। थर्ड स्टेज को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टरी स्टेज। तो 3 पर्टिकुलर डिफरेंट स्टेजेस आपको देखने को मिलती है, कंपनसेटरी स्टेज, अनकंपनसेटरी स्टेज, रिफ्रैक्टरी स्टेज, ये चीजें आपको देखने को मिलती है। अच्छा, पहली स्टेज के बारे में बात करते हैं अपन, डिस्कस करते हैं कंपनसेटरी स्टेज से, जो कि फर्स्ट स्टेज आपको देखने को मिलती है, नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज। इसकी अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ध्यानपूर्वक बात सुनना। पेशेंट विल बिकम नॉर्मल, पेशेंट विल बिकम नॉर्मल। इस कंडीशन में पेशेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। पेशेंट विल बिकम नॉर्मल, नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा, पेशेंट विल बिकम नॉर्मल। और कब देखने को मिलेगा? आफ्टर कंपनसेशन। आफ्टर कंपनसेशन, कंपनसेटरी मैकेनिज्म के बाद पर्टिकुलर पेशेंट क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। पॉइंट अपने सारे डिस्कस करे थे, अरे बात समझ में? तो कंपनसेशन के बाद क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म पर्टिकुलर अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं। अगर अपन बात करें, पहला मैकेनिज्म जो कंपनसेटरी आपको देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर इंड्यूस्ड, बैरो रिसेप्टर इंड्यूस्ड कंपनसेशन, बैरो रिसेप्टर इंड्यूस्ड कंपनसेशन, कंपनसेशन, बैरो रिसेप्टर इंड्यूस्ड कंपनसेशन, बैरो रिसेप्टर इंड्यूस्ड कंपनसेशन अपन बोलते हैं। क्लियर बात? बैरो रिसेप्टर इंड्यूस्ड कंपनसेशन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर समझना, इस बैरो रिसेप्टर इंड्यूस्ड कंपनसेशन में भी अपन 2 पर्टिकुलर पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? एक तो पर्टिकुलर पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसके अंदर देखने को मिलता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। एक तो क्या देखने को मिलता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और पर्टिकुलर सेकंड पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं, उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। क्या चीज? रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ये चीज देखने को मिलती है। चलो, इस कंडीशन को अपन जो सर्कुलेटरी शॉक, स्टेजेस ऑफ शॉक देखने को मिल रही है, एक इसको क्लिनिकल बेस्ड के हिसाब से अपन डिस्कस करते हैं। कैसे?
मान लो कोई पर्टिकुलर पर्सन है, पेशेंट है, कोई पर्टिकुलर पेशेंट है, लेट सपोज दैट पर्टिकुलर पेशेंट इज पप्पू टुडे। क्या है वो? पप्पू। वी आर जस्ट सपोजिंग दैट, वी आर जस्ट सपोजिंग दैट कि वो जो पेशेंट है वो कौन है? पप्पू है, पप्पू। और उस पप्पू के अंदर, उस पप्पू का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ भाई। क्या हुआ? पप्पू का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। मतलब बाइक चला रहा था, बाबू पीछे बढ़ा के जोर से ना ऐसे चला रहा था दमदार तरीके से। अब एक्सीडेंट हो गया उसका। अब एक्सीडेंट अगर हो गया तो गिर गया, लग गई उसके, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी ब्लड वॉल्यूम क्या हुई? डिक्रीज हुई, लॉस हुई। तो इस कंडीशन में लेस देन 10% ब्लड वॉल्यूम लॉस, लेस देन 10% ब्लड वॉल्यूम लॉस। अगर लेस देन 10% ब्लड वॉल्यूम लॉस होती है तो उस कंडीशन के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म के कारण या नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, इस तरह तक ही पर्टिकुलर पेशेंट रहता है, वो शॉक के अंदर जाता नहीं है। ध्यान देना, दैट डाटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10% ब्लड वॉल्यूम से कम अगर लॉस होता है, कितने से? 10% ब्लड वॉल्यूम से अगर कम लॉस होता है तो वो पर्टिकुलर पर्सन किस में रहता है? कंपनसेटरी स्टेज के अंदर रहता है। तो इस कंडीशन की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, लेस देन 10% ब्लड वॉल्यूम लॉस, लेस देन 10% ब्लड वॉल्यूम लॉस, ये देखने को मिला, लेस देन 10% ब्लड वॉल्यूम लॉस, तो उस कंडीशन में कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है। अच्छा, अगर ब्लड वॉल्यूम लॉस आपको देखने को मिलेगा, सुनना भाई ध्यानपूर्वक, ब्लड वॉल्यूम लॉस हो गया तो अगर डिक्रीज हो गया मतलब हाइपोवोलेमिया की कंडीशन हुई, क्या? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो गया, तो हाइपोवोलेमिया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। और अगर फ्लूइड की कमी देखने को मिल रही है तो बताओ बीपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस पेशेंट में? बताओ पप्पू में क्या बीपी क्या हो जाएगा? बीपी कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर विल फॉल डाउन, बीपी क्या हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर? कम। तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। ये पॉइंट ध्यान रखना कि इस कंडीशन के अंदर तो शॉक वाले पेशेंट है, बीपी इनके अंदर क्या देखने को मिलता है? कम देखने को मिलता है। वी आर जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ पप्पू एयर। तो बीपी क्या हो गया? कम हो गया। ये लो बीपी को डिक्रीज कर दो। चलो भाई बीपी को कम कर दिया। नेक्स्ट, अब बीपी कम हो रहा है, इस बीपी को बढ़ाना है अपने को। बीपी को क्या करना है? बढ़ाना है। तो बीपी को बढ़ाते हैं। चलो इधर लो, कंडीशन कौन सी थी? 10% ब्लड वॉल्यूम लॉस, इसके कारण क्या हो गया? बीपी कम। और बीपी कम अगर देखने को मिलता है उस कंडीशन को हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन लेस देन 90 mm ऑफ एचजी सिस्टोलिक प्रेशर अगर देखने को मिलता है तो उसको अपन हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। हाइपोटेंशन की कंडीशन है। अब इस हाइपोटेंशन को ठीक करना है पर्टिकुलर पेशेंट में, तो पहला पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, बैरो रिसेप्टर इंड्यूस कंपनसेशन। बैरो रिसेप्टर इंड्यूस कंपनसेशन के अंदर पहला पॉइंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिलेगी कंपनसेशन में? अगर बीपी लो की कंडीशन है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, पहला पॉइंट मान लो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ पहले पॉइंट के अंदर। तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन अगर हो गया तो ब्लड वेसल्स विल कॉन्स्ट्रिक्ट, ब्लड वेसल्स विल कॉन्स्ट्रिक्ट, और ब्लड वेसल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो बीपी क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। बीपी लो था उसका कंपनसेशन करना है, तो कंपनसेशन कैसे कर सकते हैं? ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दोगे तो बीपी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। जब भी हाइपोटेंशन की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ये बीपी कम देखने को मिलता है, तो इस बीपी को बढ़ाने के लिए जो कंपनसेटरी रेस्पॉन्स क्या देखने को मिलता है? हार्ट रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? हार्ट रेट इंक्रीज। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रखना, ये हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना ये भी पर्टिकुलर किस पे डिपेंड करता है? बैरो रिसेप्टर्स के ऊपर डिक्रीज पूरी तरीके से डिपेंड करता है। कैसे? जो बैरो रिसेप्टर्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, कहां पर प्रेजेंट होते हैं बैरो रिसेप्टर? एक तो आर्च ऑफ अरोटा पे, एक कैरोटिड साइनस पे। बैरो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन टू प्लेसेस, एक तो आर्च ऑफ अरोटा, एक कैरोटिड साइनस। अगर ये इनमें ब्लड वॉल्यूम की कमी हुई है, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन देखने को मिली है, हाइपोटेंशन की कंडीशन है, तो ब्लड वॉल्यूम कम जाएगा, तो बैरो रिसेप्टर्स जो है, बैरो रिसेप्टर्स वो क्या सेंस करेंगे कि ब्लड वॉल्यूम कम है, कैसे भी करके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना है, बीपी को क्या करना है? बढ़ाना है। तो यहां से पर्टिकुलर कैरोटिड साइनस की अगर बात कर सकते हैं अपन, और आर्थोफारोटा की बात कर सकते हैं, यहां से पर्टिकुलर सिग्नल्स जाते हैं वेसोमोटार सेंटर की तरफ। कहां पे जाते हैं? वेसोमोटार सेंटर की तरफ। अच्छा, इधर से जो सिग्नल जाते हैं कैरोटिड साइनस से, वो एक नर्व लेके जाती है जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 9 है, जिसको ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के नाम से जानते हैं। और आर्थोफारोटा से जो सिग्नल लेके जाता है उसको अपन बोलते हैं वेगस नर्व, और जाता कहां है? मेडुला ओब्लोंगेटा की तरफ जाता है, उसको अपन वेसोमोटार सेंटर के नाम से जानते हैं। और वेसोमोटार सेंटर जो पर्टिकुलर मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट है, जहां पर ये पर्टिकुलर सिग्नल्स जा रहे हैं, वहां से पर्टिकुलर एक मोटार नर्व निकलती है जिसको अपन बोलते हैं वेगस नर्व, और वो जाती है एसए नोड की तरफ। अगर ब्लड वॉल्यूम कम था, बीपी कम पर्टिकुलर देखने को मिल रहा था कि ब्लड वॉल्यूम को उसने कम सेंस करा, तो लास्ट के अंदर रिजल्ट क्या रहेगा कि एसए नोड जो कि पर्टिकुलर एसए नोड की तरफ सिग्नल कौन लेके जा रही है? वेगस नर्व लेके जा रही है, जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 10 है।
वो क्या करेगी पर्टिकुलर, वो ऐसे नोड की फायरिंग को बढ़ा देगी, ऐसे नोड की फायरिंग बढ़ जाएगी, तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी उस कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगी। इस कंडीशन को अपन रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया के नाम से पर्टिकुलर जानते हैं कि बीपी अगर कम देखने को मिल रहा है तो ये बैरोरिसेप्टर इंड्यूस मैकेनिज्म देखने को मिलता है, उसके कारण अपन रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया पर्टिकुलर अपन बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। अच्छा, ये कहां अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे, बीपी रेगुलेशन के अंदर अपन ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। ऑफलाइन वाले बच्चों ने तो पढ़ भी रखा होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर, लेकिन अपन ऑनलाइन के अंदर भी डिस्कस कर देंगे बीपी रेगुलेशन वाला पॉइंट, उसके अंदर पूरा पॉइंट अपन क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी ये ध्यान रखना, हाइपोटेंशन अगर देखने को मिल रहा है तो बॉडी उसको कैसे कंपनसेट करती है, हार्ट रेट को बढ़ा देती है। कैसे हार्ट रेट को बढ़ा देती है, सिंपल बात सुनना, ध्यानपूर्वक बात देखो। कार्डियक आउटपुट जो होता है, कार्डियक आउटपुट वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अगर कार्डियक आउटपुट कम आपको देखने को मिल रहा है, कार्डियक आउटपुट कम किस कंडीशन में होता है, बीपी लो की कंडीशन में देखने को मिलता है। अगर ये चीज देखने को मिल रही है बीपी लो है, अब हार्ट रेट अगर बढ़ जाए, क्या हो जाए, हार्ट रेट अगर बढ़ जाए तो हार्ट रेट बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ेगा। तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया पर्टिकुलर के नाम से अपन जानते हैं कि इसमें रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। और बैरोरिसेप्टर इंड्यूस मैकेनिज्म अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इसके अंदर पर्टिकुलर हमेशा ध्यान रखना, बैरोरिसेप्टर इंड्यूस मैकेनिज्म के अंदर दो पर्टिकुलर क्रेनियल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक तो क्रेनियल नर्व नंबर 9 होती है, एक क्रेनियल नर्व नंबर 10 होती है। और इन क्रेनियल नर्व नंबर 9 और क्रेनियल नर्व नंबर 10 को बफर नर्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बफर नर्व के नाम से जानते हैं। तो दीज आर बफर नर्व, ये भी पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। तो बैरोरिसेप्टर इंड्यूस कंपनसेशन अपन ने डिस्कस करा है। पहला पॉइंट है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। और ये चीजें जो आपको देखने को मिलेगी दैट इज मेनली ड्यू टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन। बैरोरिसेप्टर इंड्यूस मैकेनिज्म में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया जो देखने को मिलेगा दैट इज मेनली ड्यू टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन, उसके कारण देखने को मिलेगा। तो पहला कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर दिया। सेकंड मैकेनिज्म के ऊपर अपन चले तो सेकंड पर्टिकुलर मैकेनिज्म है दैट इज नोन एज किडनी रीनल मैकेनिज्म। किडनी मैकेनिज्म, किडनी मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें तो किडनी मैकेनिज्म में अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं रास। किसका डिस्कशन करते हैं, रास। रास का डिस्कशन अपन करते हैं। कैसे, अगर ब्लड वॉल्यूम क्या हुआ है, कम हुआ है, ब्लड वॉल्यूम क्या हुआ है, कम हुआ है, तो ब्लड वॉल्यूम अगर कम हुआ है तो पर्टिकुलर रीनल की तरफ, रीनल की तरफ, किडनी की तरफ भी ब्लड वॉल्यूम कम जा रहा होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया होगा। तो किडनी की तरफ ब्लड फ्लो अगर डिक्रीज हो गया है, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया है, तो किडनी के जेजे एपरेटस से, किडनी के जेजे एपरेटस से क्या निकलता है, रेनिन निकलता है, रेनिन। और रेनिन पर्टिकुलर निकलता हुआ वो रास को स्टिमुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पूरा रास अपन ने पढ़ा है, रास को बोले तो रेनिन एंजियोटेंसिल एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और ये लास्ट के अंदर एल्डोस्टेरोन निकलता है पर्टिकुलर। एल्डोस्टेरोन की अगर अपन बात करें, एल्डोस्टेरोन मिनरलोकोर्टिकोइड है जो कि एड्रेनल कोर्टेक्स से निकलता है। इसकी अगर बात करें लास्ट में किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये सोडियम और H2O के रिटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, सोडियम और H2O के रिटेंशन के लिए पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल होता है। पोटेशियम के एलिमिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एल्डोस्टेरोन। तो ये अपना काम अभी सोडियम और H2O का रिटेंशन है। तो अगर ये पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेगा किडनी मैकेनिज्म में रास सिस्टम स्टिमुलेट हुआ है, रास मैकेनिज्म अगर स्टिमुलेट हुआ है तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन हुआ। सोडियम और वाटर का रिटेंशन अगर हुआ बॉडी के अंदर तो ब्लड वॉल्यूम क्या हुई, बढ़ गई। क्या हो गई, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गई। और ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुई तो उसके अंदर ब्लड प्रेशर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहला जो पर्टिकुलर पूरी कहानी स्टार्ट जो हुई थी, ये ब्लड फ्लो जो होता, ब्लड फ्लो वो कम हो गया था। और ब्लड फ्लो कम क्यों हुआ था, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज थी। और ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज है तो बीपी लो की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। सेकंड कंपनसेटरी मैकेनिज्म इज द किडनी मैकेनिज्म। क्लियर बात है कि किडनी मैकेनिज्म में रास अपन ने डिस्कस करा है कि भाई पहली स्टेज पढ़ रहे कंपनसेटरी स्टेज, इसमें 10%, कितने परसेंट, 10%, 10% से भी कम ब्लड लॉस अगर देखने को मिलता है, 10% ब्लड लॉस ऑफ द टोटल बॉडी में जितना ब्लड है उसके 10% से अगर कम देखने को मिल रहा है ब्लड लॉस, तो उसकी बात कर रहे हैं। उस कंडीशन में कंपनसेशन आपको देखने को मिलता है। तो बैरोरिसेप्टर इंड्यूस कंपनसेशन जिसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कंडीशन देखने को मिलती है। और किडनी मैकेनिज्म ये अपन ने पॉइंट डिस्कस करा है। थर्ड पॉइंट भी मैं डिस्कस कर ही देता हूं। थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो थर्ड पॉइंट पे हमेशा ध्यान रखना एडीएच। क्या ध्यान रखना, एडीएच। नेक्स्ट अगर बात करें वैसोप्रेसिन, एडीएच बोल दो या वैसोप्रेसिन बोल दो, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन के नाम से अपन इसको जानते हैं। और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन की अगर अपनी स्पेसिफिक बात करें, एडीएच जो है ये कहां से रिलीज होता है, भाई ध्यानपूर्वक बात सुनना, कहां से रिलीज होता है। इसका प्रोडक्शन तो हाइपोथैलेमस से होता है, लेकिन ये रिलीज कहां से होता है, इसकी अगर अपन बात करें रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कहां से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है।
और कैसी कैसी कंडीशन इसके लिए पर्टिकुलर कंट्रीब्यूट करती है, उन फैक्टर्स की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच के रिलीज को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं? पहला पॉइंट सुन लेना। पहले पॉइंट की अगर बात करें, डिहाइड्रेशन। कैसी कंडीशन? डिहाइड्रेशन की कंडीशन। डिहाइड्रेशन के कारण आपको देखने को मिल सकता है एडीएच रिलीज। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन। ये पर्टिकुलर हाइपरनेट्रीमिया और डिहाइड्रेशन के कारण एडीएच रिलीज आपको देखने को मिल सकता है। नॉर्मल कंडीशन में भी देखने को मिलता है और इन कंडीशन के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ये फैक्टर्स हैं जो कि एडीएच रिलीज को बढ़ा देंगे। अब ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है, बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन तो डेवलप होगी, तो एडीएच का रिलीज बढ़ जाएगा। और एडीएच जो आपको देखने को मिल रहा है, ये किसके ऊपर काम करेगा? लास्ट के अंदर डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के एंड पार्ट पे, कलेक्टिंग डक्ट पे, वहां पर ये काम करेगा। और वहां पर काम करने के बाद किसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा? ये पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। और पानी का एब्जॉर्प्शन अगर बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? क्या होगा उस कंडीशन में? जो पानी का एब्जॉर्प्शन अगर बढ़ गया तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और फ्लूइड वॉल्यूम अगर बढ़ गई तो उस कंडीशन के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म देखने को मिलता है। तो 3 मैकेनिज्म अभी अपन ने डिस्कस करें। पहली स्टेज में कंपनसेटरी स्टेज, फर्स्ट स्टेज या नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज। इस स्टेज में अभी पर्टिकुलर पेशेंट किसमें नहीं गया है? सेकंड स्टेज में नहीं गया है, प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर नहीं गया है। पर्टिकुलर बॉडी ने खुद क्या कर लिया है? कंपनसेट कर लिया। हमेशा याद रखना 3 मैकेनिज्म। बैरो रिसेप्टर इंड्यूस मैकेनिज्म, इसमें 2 चीजें, एक तो क्या? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, and next one is reflex tachycardia due to sympathetic nervous system activity. Second mechanism is RAS stimulate हुआ। थर्ड मैकेनिज्म इज एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है ये किस पे काम करता है? किडनी के ऊपर काम करता है। किडनी के ऊपर काम करने के बाद क्या करता है? ये पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। किसके एब्जॉर्प्शन को? पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जो कि ब्लड वॉल्यूम क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। एम आई रियली क्लियर और नॉट? ये क्लियर है क्या? पहली स्टेज अपन ने पूरी डिस्कस कर ली है। सेकंड स्टेज पे चलते हैं, दैट इज नोन एज अनकंपनसेटरी स्टेज, सेकंड स्टेज या फिर प्रोग्रेसिव स्टेज। यही पर्टिकुलर स्टेज है। इन दैट कंडीशन व्हेन दिस कंपनसेटरी स्टेज फेल, उस कंडीशन के अंदर अनकंपनसेटरी स्टेज के अंदर जाएगा पेशेंट। तो ध्यान पूर्वक बात सुनना। अगर ये जो स्टेज आपको देखने को मिल रही है, कौन सी स्टेज? ये कंपनसेटरी स्टेज देखने को मिल रही है। इफ इट फेल्स, अगर ये फेल हो जाती है, फेल टू कंपनसेट मतलब ये मैकेनिज्म एक्टिवेट हुए और वो मैकेनिज्म क्या हो गए? फेल हो गए कंपनसेट करने के लिए, तो पर्टिकुलर पेशेंट किस में जाएगा? अनकंपनसेटरी स्टेज के अंदर जाएगा, नॉन कंपनसेटरी स्टेज के अंदर जाएगा, सेकंड स्टेज या प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर जाएगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर सीवियर कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस कंडीशन के अंदर साइन एंड सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अनकंपनसेटरी स्टेज के अंदर जो पर्टिकुलर पेशेंट जाएगा वो कौन सा पेशेंट जाएगा? ध्यानपूर्वक बात सुनना। if blood volume is loss more than 10%, अगर 10% से ज्यादा ब्लड लॉस आपको देखने को मिलता है, ब्लड वॉल्यूम का लेस कितने से ज्यादा? 10% से। पप्पू में 10% से कम अगर ब्लड लॉस हुआ था तो हाइपोवोलेमिया कंडीशन थी, लेकिन उस कंडीशन में ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म, कंपनसेटरी स्टेज चली थी और काम हो गया था। लेकिन सेकंड स्टेज की अगर बात करें, 10% से ज्यादा पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिले, 10% से ज्यादा 15% तक, तो ऐसा अगर देखने को मिले तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अनकंपनसेटरी स्टेज पर्टिकुलर आपको डेवलप होती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, मोर देन 10%, कितना? मोर देन 10%। तो उस कंडीशन में कंपनसेटरी मैकेनिज्म आपके फेल हो जाएंगे। दैट पर्टिकुलर पेशेंट प्रोग्रेस टू सेकंड स्टेज ऑफ शॉक की तरफ चला जाएगा। और इस कंडीशन में चीजें फेल हो गई, साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर टाइम पे आपने पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, कहां पर? हॉस्पिटलाइज करवा दिया पेशेंट को, इस स्टेज में हॉस्पिटलाइज करवा दिया और प्रॉपर इंटरवेंशन करे, ट्रीटमेंट करा, इंटरवेंशन अपन ने प्रॉपर करे, तो पर्सन की जान बचा सकते हो। इंटरवेंशन अगर ठीक प्रकार से करे तो पेशेंट की जान बचा सकते हो। आ रही बात समझ में? तो यू कैन सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट, यू कैन सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट, यू कैन सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट। ऐसे पेशेंट की आप जान बचा सकते हो इस स्टेज के अंदर भी, अगर टाइम पर हॉस्पिटलाइज कर दिया पेशेंट को, टाइम पर प्रॉपर इंटरवेंशंस कर दिए। देखो, ये ब्लड लॉस इतना से ज्यादा अगर देखने को मिल रहा है आपको इस कंडीशन के अंदर, तो ये भी पॉइंट अपन पूरा इसके अंदर डिस्कस करने वाले, कितने से ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो क्या साइन एंड सिम्टम डिस्कस करेंगे, वो भी पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। वो सारे के सारे पॉइंट अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स अपन पढ़ेंगे।
नेक्स्ट अगर बात करें इधर पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेगा टाइम से अगर ट्रीटमेंट अपन ने स्टार्ट कर दिया, और ट्रीटमेंट भी अपन नेक्स्ट पर्टिकुलर क्लासेस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, इंटरवेंशंस। नेक्स्ट स्टेज की अगर बात करें रिफ्रैक्टरी स्टेज, रिफ्रैक्टरी स्टेज की अगर बात करें तो रिफ्रैक्टरी स्टेज एक ऐसी पर्टिकुलर स्टेज आपको देखने को मिलती है जो कि अनकंपनसेटरी सेकंड स्टेज या फिर इसको थर्ड स्टेज के नाम से जानते हैं, ये प्रोग्रेसिव स्टेज के बाद पर्टिकुलर देखने को मिलती है कि अगर पर्टिकुलर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज वगैरह नहीं करा, प्रॉपर इंटरवेंशन नहीं करे, तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में सेरिब्रल इस्कीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। क्या? सेरिब्रल इस्कीमिया की कंडीशन डेवलप होती है, सेरिब्रल इस्कीमिया की, सेरिब्रल इस्कीमिया की। और सेरिब्रल इस्कीमिया की कंडीशन पर्टिकुलर डेवलप होती है, ब्लड फ्लो टू ब्रेन विल डिक्रीज, और ब्लड फ्लो टू ब्रेन अगर डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है? स्टार्टिंग के अंदर मेंटल कंफ्यूजन पर्टिकुलर देखने को मिल सकता है, मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन कैन हैपन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आप लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अपन बोल सकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज द लेट साइन ऑफ शॉक, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज द लेट साइन ऑफ शॉक, ये पर्टिकुलर आपको देखने को मिल सकता है। और इवन दो इन सेरिब्रल इस्कीमिया कंडीशन के अंदर इस पर्टिकुलर पर्सन की, दैट पर्टिकुलर पर्सन प्रोग्रेस टू डेथ, इस कंडीशन में क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। प्रॉपर इंटरवेंशन आपने करे नहीं पेशेंट को अनकंपनसेटरी या सेकंड स्टेज के अंदर, दैट पर्टिकुलर पेशेंट विल प्रोग्रेस टू रिफ्रैक्टरी स्टेज, जिसके अंदर सेरिब्रल इस्कीमिया कंडीशन देखने को मिलेगी, मेंटल कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आप लोगों को नजर आएगा इस कंडीशन के अंदर। और ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लेट साइन आपको देखने को मिलता है शॉक के अंदर, सर्कुलेटरी शॉक में। एंड थर्ड पॉइंट इज डेथ कैन अकर इन दिस पर्टिकुलर पेशेंट। तो आज की क्लास में अपन ने शॉक के बारे में जान लिया है, और फिर मेन कहानी अपन ने सर्कुलेटरी शॉक के बारे में स्टार्ट करी थी। सर्कुलेटरी शॉक होता क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी अपन ने डिस्कस कर ली, और लास्ट के अंदर अपन ने जो पूरा पॉइंट डिस्कस किया है उसके अंदर अपन ने स्टेजेस ऑफ शॉक डिस्कस कर लिए। तीन पर्टिकुलर स्टेजेस आपको देखने को मिलती है, उन पॉइंट्स को अपन ने पूरी तरीके से क्या कर लिया? कवर कर दिया है। नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर जो रहेगा उसके अंदर अपन शॉक के टाइप्स के ऊपर चलने वाले हैं, तो एक एक पॉइंट को अपन उठाएंगे, एक एक पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।